प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, आनुवांशिकता के सिद्धांत और विभिन्नताएं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, आनुवांशिकता के सिद्धांत और विभिन्नताएं। Why an elephant always give birth to a baby elephant and not some other animal? एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट जैसा दिखता है, किसी दूसरे एनिमल जैसा क्यों नहीं दिखता? यानी एलिफेंट अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देता है, दूसरे एनिमल जैसे बच्चे को जन्म क्यों नहीं देता? Why a mango seed forms only a mango plant and not any other plant? आम के बीज से आम का पौधा ही पैदा होता है, कोई दूसरा पौधा बबूल वगैरह पैदा नहीं होता। Why siblings sometimes are so similar? सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई भाई, भाई बहन या बहन बहन, इनको सिबलिंग्स बोलते हैं। कभी कभी सिबलिंग्स देखने में एक जैसे होते हैं और कभी कभी एक जैसे नहीं होते, समटाइम्स सो डिफरेंट। इन सारे प्रश्नों का उत्तर है जेनेटिक्स। इन सब चीजों के पीछे कौन शामिल है? हाथी का बच्चा हाथी जैसा दिखता है, गधे जैसा नहीं दिखता। आम के बीज से आम का पौधा पैदा होता, बबूल का पौधा पैदा नहीं होता। जो भाई भाई या भाई बहन है, कभी कभी एक जैसे दिखते हैं, कभी एक जैसे नहीं दिखते। इन सभी प्रश्नों का जवाब है जेनेटिक्स यानी जीन्स। इनके पीछे जीन्स शामिल होते हैं। जैसे जीन्स होंगे वैसे ही ऑर्गेनिज्म पैदा होता है। जेनेटिक्स क्या होती है? बहुत पुरानी डेफिनेशन है, लेकिन आज भी चलती है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जिसमें दो चीजों का अध्ययन किया जाता है, हेरिडिटी और वेरिएशंस। हेरिडिटी को हम लोग इनहेरिटेंस भी कहते हैं, यानी आनुवंशिकता। तो जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशंस पढ़ते हैं। हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवंशिकता। जब बच्चा जन्म लेता है तो सब लोग देखते हैं कि बच्चे की देखो आंखें मां जैसी दिख रही है, बच्चे के नाक पिताजी जैसी दिख रही है। तो वो लक्षण जो बच्चा मां बाप से मैच कर रहा है वो हेरिडिटी यानी इनहेरिटेंस की वजह से है। तो मां बाप से जो लक्षण बच्चे में जा रहे हैं वो हेरिडिटी या इनहेरिटेंस कहलाते हैं। लेकिन बच्चे के अंदर कुछ नए कैरेक्टर भी हैं जो ना मां के अंदर दिख रहे हैं ना बाप के अंदर दिख रहे हैं। बच्चे के अंदर जो नए लक्षण पैदा हो गए वो वेरिएशंस है। वो क्या है? वेरिएशंस है। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी को इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। मां बाप से लक्षण बच्चे में जो जा रहे हैं इसे हेरिडिटी या इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे बच्चे की आंखें मां जैसी हैं, बच्चे की नाक पिताजी जैसी दिख रही है, तो वो लक्षण जो बच्चा अपने मां बाप से लेता है वो हेरिडिटी या इनहेरिटेंस है। वेरिएशन क्या है? इट इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। कितना बच्चा मां बाप से अलग दिखाई पड़ रहा है, या बच्चे के वो कौन कौन से लक्षण है जो मां बाप में मौजूद नहीं है, इन्हें वेरिएशन कहते हैं। तो ये नए लक्षण है जो बच्चे में नजर आ रहे हैं, ना मां में है ना पिताजी के अंदर है। तो वो कैरेक्टर्स जो बच्चे के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं जो मां बाप से बिल्कुल फर्क है, इन्हें वेरिएशंस कहते हैं। अब यहां तक तो एक बात हो गई जेनेटिक्स में कि आपने दो चीजें पढ़नी, हेरिडिटी और वेरिएशन। ये पुरानी डेफिनेशन। लेकिन आज जेनेटिक्स बहुत आगे निकल चुकी है। आज जेनेटिक्स में बहुत कुछ हो गया है, इसमें बायोटेक भी शामिल हो गई है। तो ये सारी बातें तुम ध्यान रखना। Humans knew from as early as 8000 to 1000 BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ईसा के जन्म से पहले। क्राइस्ट कहते हैं ईसा को। ईसा के जन्म से ईसा के जन्म से 8000 से 1000 वर्ष पूर्व या 1000 से 8000 वर्ष पूर्व लोग ये जानते थे कि विभिन्नताओं का एक प्रमुख कारण है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो बच्चों के अंदर विभिन्नताएं आती हैं, वेरिएशंस, इसका एक मेन रीजन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो करते क्या थे? उम्दा किस्म के जानवरों को छांट लेते थे। उम्दा मेल वाले छांट लिए, उम्दा फीमेल वाली गायें छांट ली,
अच्छी गाय ले ली मेल वाली और फीमेल वाली दोनों में क्रॉस करा दिया। उनको मालूम था कि बच्चों में अच्छी वाली जो विभिन्नताएं हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आती हैं, लैंगिक जनन से आती हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है और मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है और वेरिएशन आती है क्रॉसिंग ओवर से। किससे आती है? क्रॉसिंग ओवर से। ये तो हमने कारण बता दिए क्योंकि तुम पढ़ चुके हो ये 11th में। तो ईसा से 1000 से बिफोर क्राइस्ट से 1000 से 8000 वर्ष पूर्व लोग क्या जानते थे? ह्यूमन बीइंग क्या जानते थे? दे न्यू दैट वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वेरिएशन इज, विभिन्नताओं का एक प्रमुख कारण क्या है? विभिन्नताओं का एक कारण है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशंस दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिज्म दैट possessed डिजायरेबल कैरेक्टर। इसको बहुत मन से सीखना। वो शोषण करते थे। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है शोषण करना। अक्सर उनको मिल जाते थे जंगली जानवर, और जंगली जानवरों में अच्छी वाले कैरेक्टर होते हैं। अच्छी वाली वेरिएशंस जंगली जानवरों में खूब पाई जाती हैं। जंगली पौधों में और जंगली जानवरों में अच्छे वाले कैरेक्टर्स खूब होते हैं। जैसे जंगल से वो गाय लेकर के आए, वो मेल काऊ थी, वो बहुत स्ट्रांग थी और उसमें कोई बीमारी नहीं लगती थी। वो लोगों ने क्या किया, उसने अपनी घरेलू गाय जो डोमेस्टिक पालतू गाय थी, फीमेल काऊ, उससे उसका क्रॉस करा दिया। पंजाब में सहीवाल काऊ ऐसी ही बनाई गई थी। पंजाब में एक सहीवाल गाय है, सहीवाल काऊ की वैरायटी है, वो जंगली रिश्तेदारों से क्रॉस करके ही बनी है। सहीवाल काउज इन पंजाब वर डेवलप फ्रॉम देयर वाइल्ड रिलेटिव्स। ये अपने जंगली रिश्तेदारों से क्रॉस करके बनी है। तो लोग क्या करते थे, जानवरों को आपस में क्रॉस करने नहीं देते थे। तो एक तरह का शोषण हो गया, एक्सप्लॉइटेशन है ये। वो अपने मतलब के जानवरों को बीच में लाते थे एक जगह पर, जंगल से ले आए मेल काऊ और अपनी ले ली फीमेल काऊ। अच्छी लिया, सबसे अच्छी वाली छांट के वहां से मेल काऊ ले ली और सबसे अच्छी वाली फीमेल काऊ ले ली। मेल काऊ जो बहुत स्ट्रांग है, जिसमें कोई बीमारी नहीं लगती, फीमेल काऊ जो बहुत अच्छा दूध देती है, जिसमें ढेर सारा प्रोटीन है। इन दोनों में क्रॉस करा के उम्दा किस्म के बच्चे पैदा करते थे। ये तो बहुत पुराने लोग जानते थे। ईसा से कब से जान रहे थे? 1000 से 8000 वर्ष पूर्व जान रहे थे कि विभिन्नताओं का, वेरिएशन का एक मुख्य कारण क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो शोषण करते थे, एक्सप्लॉइटेशन। उम्दा किस्म के जानवरों के बीच में ही क्रॉस करने देते थे और बढ़िया किस्म के बच्चे पैदा कराते थे। तो फिर से देखो, दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशंस दैट वर नेचुरली प्रेजेंट। अच्छा, वेरिएशंस प्राकृतिक रूप से हमें कहां मिल जाती हैं? अच्छी विभिन्नताओं वाले प्लांट्स और एनिमल्स हमको अक्सर कहां मिल जाते हैं? जंगली जानवर और जंगली पौधों में अच्छी वाली विभिन्नताएं बहुत होती हैं। तो दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशंस दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जंगल से जाते थे, अच्छी विभिन्नताओं वाले पौधे और एनिमल्स को ले आते थे और उनका क्रॉस कराते थे। इसको कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। जानवरों को सेलेक्ट करके क्रॉस कराना सेलेक्टिव ब्रीडिंग है। एंड सेलेक्टिव ब्रीडिंग करा के जो बच्चे पैदा होते थे, अब उन बच्चों में देखते थे कौन से बेहतर है। एंड सेलेक्ट फॉर द ऑर्गेनिज्म दैट possess डिजायरेबल कैरेक्टर। उन बच्चों में देखते थे मां बाप के दोनों के लक्षण उन बच्चों में आए कि नहीं आए। सारे बच्चों में नहीं आएंगे, कुछ बच्चों में दोनों मां बाप के लक्षण आ जाते थे। उन बच्चों को अलग कर लेते थे, आगे चल के उनमें क्रॉस कराते थे, आगे उसको लेकर के। तो ये पुराने जमाने से लोग करते चले आ रहे हैं। पंजाब में सहीवाल काऊ कैसे बनी थी? वर डेवलप फ्रॉम देयर वाइल्ड रिलेटिव्स। ये जंगली रिश्तेदारों से क्रॉस करके बनाई गई थी। जंगल से लाए थे मेल काऊ और पंजाब की थी फीमेल काऊ। ये डोमेस्टिक थी, घरेलू पालतू थी। दोनों में क्रॉस करा करके इन्होंने सहीवाल काऊ बनाई। आज भी सहीवाल काऊ दिखती है। सहीवाल काऊ अच्छी मानी आती है। सहीवाल काऊ अच्छी काऊ में गिनती होती है। इन्होंने दो तरीके अपनाए थे। सहीवाल काऊ जब बनाए थे तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया और डोमेस्टिकेशन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है नेचुरल सिलेक्शन और एक होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचर सेलेक्ट करता है। बहुत जाड़ा पड़ रहा था, कुत्ते के 5 बच्चों ने जन्म लिया, नेचर ने 3 को बचा लिया और 2 को मार दिया जो कमजोर थे। ये नेचुरल सिलेक्शन है।
नेचर ने 3 को सेलेक्ट कर लिया जो मजबूत है, ये नेचुरल है। एक बहुत सारी झुंड में से, जंगली गाय में से तुमने एक सबसे बढ़िया वाली गाय सेलेक्ट कर ली, मेल काऊ, और एक झुंड में से तुमने सबसे बढ़िया वाली फीमेल काऊ सेलेक्ट कर ली। तुमने स्वयं सेलेक्ट की है, ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। क्या ये मनुष्य ने सेलेक्ट किया? आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, नेचर सेलेक्ट करता है तो नेचुरल कहलाता है। अब चूंकि जंगली जानवरों से क्रॉस करके ये सहीवाल काऊ बनाई गई थी, तो इसमें जंगली जानवरों जैसे लक्षण होंगे, वो जंगल भाग सकती थी तो उसको पालना चालू कर दिया। डोमेस्टिकेशन मतलब पालतूकरण, पालना चालू कर दिया और उसकी आदत बन गई। अब वो आराम से रहने लगी इंसानों के बीच में। तो फिर से देख लो, ईसा से 1000 से 8000 वर्ष पूर्व ह्यूमन बीइंग ये जानते थे कि वन ऑफ द कॉजेस ऑफ वेरिएशन, विभिन्नताओं का एक कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वो क्या करते थे? जानवरों का शोषण करते थे, उनको आपस में क्रॉस करने नहीं देते थे, अपने मतलब के जानवरों को ला करके उनमें क्रॉस कराते थे। इसको सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। लेकिन अच्छे जानवर कहां मिलेंगे? जिनमें अच्छे वाले कैरेक्टर हैं, तो अक्सर जंगल में मिल जाते थे। जंगली अच्छे वाले कैरेक्टर अक्सर मिलते हैं वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स में। तो जंगल से अच्छे वाले पौधे और अच्छे वाले एनिमल्स लाते थे और अपने घरेलू पौधों से पालतू जानवरों या पालतू पौधों या अपने 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 खेत के पौधों से क्रॉस कराते थे। तो जैसे जंगल से ले आए ओराइजा नाइवेरा, चावल का पौधा। इस पे बीमारी नहीं लगती लेकिन पैदावार कम है इसकी। और अपने खेत में हम जो लगाते हैं वो ओराइजा सटाइवा है, वो भी चावल है, लेकिन उसकी पैदावार तो अच्छी है लेकिन उसमें बीमारी लग जाती है। तो अब दोनों को क्रॉस करा के एक ऐसा चावल का पौधा तैयार कर लिया जिसकी पैदावार भी ज्यादा है, हाई यील्डिंग भी है और डिजीज रेजिस्टेंट भी, बीमारी भी नहीं लगती। तो अक्सर अच्छी वाली विभिन्नताएं कहां देखने को मिलती हैं? जंगली पौधों में और जंगली जानवरों में। पंजाब की सहीवाल काऊ कैसे बनाई गई? जंगली रिश्तेदारों से क्रॉस करके। और 2 तरीके अपनाए गए, आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन। अपनी मर्जी से उम्दा किस्म के जानवरों को छांटा गया। एक हर्ड मतलब झुंड से छांट लिया मेल वाला बढ़िया और झुंड से छांट लिया फीमेल वाला बढ़िया। ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। जो बच्चे पैदा हुए उनको पालना चालू कर दिया क्योंकि उनकी फितरत है, जंगली जानवरों के क्रॉस से बने, भाग सकते जंगल, तो उनको पालना चालू कर दिया, डोमेस्टिकेशन। ये तो एक पार्ट हो गया। इस पूरे जेनेटिक्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडल से पहले जेनेटिक्स के बारे में लोग क्या सोचते थे? मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडल जेनेटिक्स के बारे में क्या सोचता था? और पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडल के बाद की जेनेटिक्स। मेंडल से पहले की जेनेटिक्स, मेंडल की जेनेटिक्स और मेंडल के बाद की जेनेटिक्स। मेंडल के पहले वाली जेनेटिक्स तो इन्होंने दी ही नहीं, तुम भी मत पढ़ो, क्लास में थोड़ी बहुत पढ़ा देते हैं, यहां टाइम कम है तो सीधे पढ़ेंगे मेंडल्स की जेनेटिक्स, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर जोहान मेंडल, या तो ग्रेगर मेंडल लिखा, ग्रेगर जोहान मेंडल नाम था इनका। इसने किए थे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। 2 अलग अलग किस्म के जानवरों, 2 अलग अलग किस्म के पौधों में क्रॉस कराया। एक लंबा पौधा ले लिया मटर का, एक बौना पौधा ले लिया मटर का। लंबा पौधा कैपिटल टी, बौना पौधा स्मॉल टी, और दोनों में क्रॉस कराया और पैदा किया कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी को हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिड। और ये एक्सपेरिमेंट कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट क्या कहलाते हैं? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या पैदा किए? हाइब्रिड पौधे पैदा किए। कैसे? इसने प्योर टॉल पौधा लिया, प्योर टॉल पौधा हो गया कैपिटल टी, इसका क्रॉस करा दिया प्योर ड्वार्फ से, इससे क्रॉस करा दिया। कैपिटल टी तो गैमीट में कैपिटल टी होगा, ये गैमीट बनाएगा, सारे गैमीट में स्मॉल टी होगा। गैमीट के फ्यूजन से बच्चा तैयार होगा, पौधा, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी को हाइब्रिड कहते हैं। तो और ये एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है? हाइब्रिड बन रहा है तो ये हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिड बनाना हाइब्रिडाइजेशन।
तो एक बार सवाल बहुत पुराना है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट क्या कहलाते हैं? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। उसमें मेंडल ने क्या तैयार किया था? ये हाइब्रिड। हाइब्रिड में दोनों एक जैसे नहीं होते, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल। बहुत मन से सीखना, सवाल भी थोड़े बहुत अगर समय होगा करा देंगे जो उसमें आए हुए हैं नीट में। ग्रेगर जोहान मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी। ये गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किया था। गार्डन पी होता है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम को गार्डन पी कहते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने 7 साल तक किए थे, 1856 से 1863, 1856 से 1863 के बीच में एक्सपेरिमेंट किए थे। मेंडल एक मंदिर में मॉन्क था, मॉन्क, पादरी जैसा होता नहीं, पादरी, पुजारी वगैरह, मॉन्क। मेंडल एक मंदिर में मॉन्क था, पुजारी था, पादरी था या कह लो, और उसको मंदिर को बोलते थे मोनेस्ट्री। अभी भी जाओगे पहाड़ों पर होती है मोनेस्ट्री। उस मोनेस्ट्री में एक मॉन्क था और उसी के लॉन में लगाए थे मटर के पौधे। उसने लॉन में लगाए थे मटर के पौधे। मेंडल ने बॉटनी और फिजिक्स पढ़ा था, बॉटनी और फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया था, मतलब पढ़ा था ये। और मोनेस्ट्री के लॉन में, मंदिर के लॉन में मटर के पौधे लगाए थे। कितने साल एक्सपेरिमेंट किए थे? ये आता है, मेंडल ने 7 साल एक्सपेरिमेंट किए थे। कब से कब तक? 1856 से 1863 तक। और इन्होंने, मेंडल ने प्रपोज किए थे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किए। मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किए, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल की सफलता के कारण क्या थे? मेंडल से पहले भी लोग जेनेटिक्स के बारे में कुछ बोलते थे, लेकिन वो इतने सफल नहीं हो पाए। जैसे डार्विन था, डार्विन जेनेटिक्स के बारे में उतना सफल नहीं हो पाया। मेंडल इतना सफल क्यों हो पाया? क्योंकि वो उनसे भिन्न था। मेंडल की जो थ्योरी थी वो उनसे अलग थी। जेनेटिक्स को लेकर के मेंडल कुछ और बातें कहता था, इसलिए मेंडल सफल हो गया। मेंडल की सफलता के कारण पूछे जाते हैं और यहां पर 7 कारण दे रखे हैं। कितने कारण? 7। और याद करके ही जाना है। चलो, मेंडल की सफलता के 7 कारण। पहला कारण, मेंडल यूज स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स लॉजिक टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेंडल ने स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के लॉजिक का इस्तेमाल किया। यानी बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसने किसकी मदद ली? मेंडल ने बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स जानते हैं, सांख्यिकी बोलते हैं, सांख्यिकी और गणित का इस्तेमाल किया, गणित के लॉजिक का इस्तेमाल। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स इसको गलत नहीं साबित कर सकता, तभी तो मैथ के पेपर में या तो 100 में 100 आएंगे, 100 में 0 भी आता है। मैथ जहां सही है तो उसको कोई गलत नहीं कर सकता। तो बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेंडल ने किसका इस्तेमाल किया? कौन सी फील्ड के लॉजिक का इस्तेमाल किया? स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, जो अपनी जगह एकदम परफेक्ट है। चलो, ही प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ सीड। एक मटर के पौधे में ढेर सारी मटर की फलियां होती हैं और बहुत सारे बीज होते हैं। इसने प्रोड्यूस की लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। मटर का पौधा सेलेक्ट किया, मटर के पौधे में बहुत सारी फलियां निकलती हैं और हर एक फली के अंदर कई एक बीज होते हैं। एक बीज से पौधा तैयार हो सकता है, तो जितने बीज उतने बच्चे, जितने बीज। तो इसने बच्चे यानी ऑफस्प्रिंग को किस रूप में जमा किया? बीजों के रूप में जमा किया। और एक मटर के पौधे में ढेर सारे बीज पैदा होते हैं, यानी उसका जो सैंपलिंग साइज था वो बहुत बड़ा था। सैंपलिंग साइज बड़ा होने से डेटा की क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है। देखो, मेंडल ने मटर का पौधा सेलेक्ट किया, मटर के पौधे में ढेर सारी फलियां निकलती हैं और फलियों के अंदर ढेर सारे बीज होते हैं। एक मटर के पौधे में ढेर सारे बीज पैदा होते हैं, तो यानी उसका सैंपलिंग साइज बहुत बड़ा था। जब किसी डेटा का साइज बड़ा होता है तो गलती का चांस, परसेंटेज कम होता है। अगर 4 में से गड़बड़ होगा तो कितना हो जाएगा? 4 में से गड़बड़ मतलब 25%।
अगर 40,000 में 4,000 में से एक गड़बड़ होगा, चलो तो कितना आएगा? 4,000 में से एक गड़बड़ आएगा तो बहुत कम हो जाएगा। अगर 4 ही बीज पैदा होते मटर के पौधे में और एक रिजल्ट गड़बड़ हो जाता तो 4 में एक गड़बड़ हो गया, तो बहुत बड़ी बात हो गई, 25% गड़बड़ हो गया रिजल्ट। क्योंकि मटर के पौधे में ढेर सारे बीज होते हैं और एक आध पौधा अगर ठीक से उगा नहीं, कभी कभी नहीं उगते बीज से, तो उसका सैंपलिंग साइज या सैंपलिंग डेटा बहुत बड़ा था और बड़े डेटा की क्रेडिबिलिटी बहुत होती है और गलती का चांस उसमें कम होता है, गलती का परसेंटेज। ये उसकी एक सफलता का कारण बना। तो मेंडल की सफलता के 2 कारण याद करते चलो मेरे साथ। मेंडल की सफलता का पहला कारण, बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टैट्स और मैथ्स के लॉजिक का इस्तेमाल किया, जो सॉलिड है, बिल्कुल परफेक्ट था। इसने मटर के पौधे में ढेर सारे बच्चे पैदा किए। इसका सैंपलिंग डेटा या सैंपलिंग साइज बहुत बड़ा था, क्योंकि एक मटर के पौधे में बहुत सारे बीज होते हैं। इसने बच्चों को जमा किया बीजों के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ सीड। ऑफ स्प्रिंग को कैसे कलेक्ट किया? सीड के रूप में। तो कहते क्या है कि लार्ज सैंपलिंग साइज का मतलब हो गया विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी गलत स्पेलिंग है, ये हटा देना। ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा। अरे डेटा की क्रेडिबिलिटी वैल्यू, डेटा की वैल्यू ज्यादा होगी, बड़े डेटा की वैल्यू ज्यादा होती है। डेटा जब बड़ा होगा तो गलती 1-2 हो गई तो फर्क नहीं पड़ेगा। 4,000 अगर बीज हैं, उसमें से एक आध पौधा ठीक से पैदा नहीं हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा खास। लेकिन अगर 4 ही बीज पौधा का, एक पौधे में 4 ही बीज होते और 4 पौधे बनते और एक गड़बड़ हो जाता तो सब रिजल्ट खराब हो जाता। तो मेंडल की सफलता का दूसरा कारण क्या था? इसने क्या प्रोड्यूस की? लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग। ढेर सारे बच्चे बीज के रूप में पैदा किए एक पौधे के अंदर। इसका सैंपलिंग साइज बड़ा होने की वजह से डेटा की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, डेटा की वैल्यू ज्यादा होती है, गलती का चांस या परसेंटेज कम होता है क्योंकि बड़ा डेटा था। ही केप्ट कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी क्रॉस। जितने भी क्रॉस कराए सबका पूरा रिकॉर्ड रखा, फेंका नहीं। यह भी उसकी एक सफलता का कारण बना। मेंडल रिजल्ट बिकेम जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के जो परिणाम थे वो आनुवांशिकता के सामान्य नियम बन गए, आनुवांशिकता के सामान्य नियम बन गए, रूल बन गए, हर एक पौधे पे लागू हो जा रहे थे। मटर के अलावा हर एक पौधे या हर एक एनिमल पे भी लागू हो रहे थे। जबकि ये कोई करा रादर बीइंग अनसब्सटेंशिएटेड आइडियाज, वो कोई ऐसे आइडियाज नहीं थे जिनको साबित नहीं किया जा सकता। आइडियाज दैट कैन नॉट बी प्रूव्ड। अनसब्सटेंशिएटेड आइडियाज होते हैं ऐसे आइडियाज जिनको हम साबित नहीं कर सकते। अरे डार्विन कहता था कि इस बॉडी में पैन जीन्स होते हैं, ये पैन जीन्स ब्लड सर्कुलेशन से सीमेन में आ जाते हैं और सीमेन से कैरेक्टर को अगली पीढ़ी में ले जाते हैं। तो लोगों ने पूछा भैया पैन जीन्स कहां है, ढूंढो। कभी मिले ही नहीं पैन जीन्स आज तक जो ब्लड सर्कुलेशन से सीमेन में पहुंच रहे थे। तो डार्विन की यह थ्योरी कैसी थी? अनसब्सटेंशिएटेड आइडिया है, तत्व विहीन है। सब्सटेंस कहते हैं तत्व, अन का मतलब तत्व विहीन है। डार्विन से पहले जेनेटिक्स के बारे में जो लोग कहते थे वो साबित ही नहीं कर पा रहे थे। वो सारे कैसे आइडिया थे? अनसब्सटेंशिएटेड, तत्व विहीन, ऐसे आइडिया जिनको साबित हम नहीं कर सकते। एक तो और आए थे, एक नालायक ऐसे बोले स्पर्म के अंदर, गैमीट के अंदर मनुष्य का छोटा सा रूप होता है जिसे ह्यूमन क्यूलस कहते हैं। स्पर्म के अंदर है तो मेल है और ओवम के अंदर है तो फीमेल है। बस होता क्या है, आगे चल के ये बड़ा हो जाता है बस। तो ये एक ऐसा आइडिया है, ये तो एक ऐसा आइडिया जिसको हम साबित ही नहीं कर सकते, अनसब्सटेंशिएटेड। लेकिन मेंडल की सारी जेनेटिक्स अनसब्सटेंशिएटेड आइडिया नहीं था, ये हर एक पौधे पे लागू हो रहा था। वो तो क्या बन गया? ये जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस बन गए। ये मेंडल के जो परिणाम थे वो इनहेरिटेंस के जनरल रूल्स बन गए, क्योंकि हर एक पौधे पर ये लागू हो जा रहे थे। जबकि इससे पहले की जेनेटिक्स, मेंडल से पहले की जेनेटिक्स, वो सारे अनसब्सटेंशिएटेड आइडियाज थे,
ऐसे आइडिया जिनको हम साबित नहीं कर सकते, जबकि मेंडल की जेनेटिक्स को हम साबित कर सकते हैं। वो जनरल रूल्स बना दिए गए। इतना पहले याद करो सर। मेंडल की सफलता के 4 कारण पहले देखो। मेंडल ने बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसका इस्तेमाल किया? मैथ्स और स्टैट्स का इस्तेमाल किया। ये उसकी सफलता का पहला कारण। दूसरा, इसने लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, बहुत सारे बच्चे पैदा किए एक मटर के पौधे में। बच्चे का मतलब जितने बीज के रूप में। सैंपलिंग साइज बड़ा होने की वजह से डेटा की क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है। तीसरा कारण, उसकी सफलता का इसने पूरे रिकॉर्ड रखे हर एक क्रॉस के। चौथा कारण उसकी सफलता का, मेंडल के जो रिजल्ट थे वो जनरल प्रिंसिपल, जनरल रूल्स बन गए इनहेरिटेंस के। वो कोई अनसब्सटेंशिएटेड आइडियाज नहीं थे, जैसे डार्विन और स्वेमरडन कहते थे। मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी। मेंडल ने गार्डन पी के उन कैरेक्टर्स को ही स्टडी किया जिसमें 2 अपोजिट ट्रेट हुआ करते थे। मेंडल ने मटर के पौधे के उन लक्षणों को का अध्ययन किया जिनमें 2 ट्रेट होते थे। एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट होते थे। जैसे मेंडल ने मटर के पौधे में एक कैरेक्टर देखा, स्टेम हाइट। क्या देखा? स्टेम हाइट। और स्टेम हाइट में 2 ट्रेट थे, टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल एंड ड्वार्फ, लंबा और बौना। तो मेंडल ने मटर के पौधे के उन कैरेक्टर्स को स्टडी किया जिसमें 2 ट्रेट्स हुआ करते थे। जैसे स्टेम हाइट। स्टेम हाइट के 2 ट्रेट्स क्या हैं? टॉल और ड्वार्फ। सीड शेप, सीड का आकार। सीड शेप 2 तरह के मटर के पौधे में देखे इसने, राउंड और रिंकल्ड। तो मेंडल ने मटर के पौधे के उन कैरेक्टर्स को स्टडी किया जिनमें हर एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स थे। ये उसकी सफलता का एक और कारण बना। तो मेंडल ने इन्वेस्टिगेट किया, इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स, उन कैरेक्टर्स को का अध्ययन किया। गार्डन पी प्लांट के उन कैरेक्टर्स को स्टडी किया, उन कैरेक्टर को ढूंढा विद 2 अपोजिट ट्रेट्स, जिसके 2 अपोजिट ट्रेट्स हुआ करते थे। जैसे टॉल और ड्वार्फ, येलो और ग्रीन। सीड कलर ले लो। सीड कलर एक कैरेक्टर है, इसके 2 ट्रेट है, येलो और ग्रीन। येलो सीड और ग्रीन सीड। ही कंडक्टेड, मेंडल की सफलता का छठा कारण, ही कंडक्टेड क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग ट्रू ब्रीडिंग और प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज। इसने क्रॉस पॉलिनेशन कराया और ट्रू ब्रीडिंग या प्योर ब्रीडिंग वैरायटी ली। यह भी उसकी सफलता का कारण था। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब कैपिटल टी। ये हो गया टॉल। ट्रू ब्रीडिंग फॉर टॉलनेस। ये ट्रू ब्रीडिंग क्यों है बताओ? ट्रू ब्रीडिंग पौधे वो होते हैं, अगर इनमें इन पौधों में क्रॉस कराएंगे तो एक ही जैसे पौधे हमेशा आएंगे। ट्रू ब्रीडिंग पौधे वो पौधे होते हैं जिनमें क्रॉस करा के एक ही जैसे पौधे बनते हैं। ये कहलाएगा ट्रू ब्रीडिंग फॉर टॉलनेस। इस पौधे को अगर इसमें क्रॉस करा दो तो सारे पौधे कैसे आएंगे? सारे ड्वार्फ आएंगे, तो इसे बोलेंगे ट्रू ब्रीडिंग फॉर ड्वार्फनेस। मेंडल ने शुरू में जो पौधे लिए थे वो सारे ट्रू ब्रीडिंग या प्योर ब्रीडिंग थे, हाइब्रिड पौधे नहीं लिए थे। अरे टॉल में 2 तरह के होते हैं, ये भी टॉल होता है और ये भी टॉल होता है, लेकिन ये वाला ट्रू ब्रीडिंग है और ये वाला भी टॉल है, लेकिन ये क्या है? ये हाइब्रिड है। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये वाले यूज किए थे, इसको यूज नहीं किया था शुरुआत में। अगर इसको यूज किया होता तो रिजल्ट उसके से एक जैसे नहीं आते, गड़बड़ हो जाता सब। तो मेंडल की सफलता का छठा कारण क्या है? ही कंडक्टेड क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट। इसने क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट किए और कौन सी वैरायटी ली? हाइब्रिड लिए या ट्रू ब्रीडिंग वाले? ट्रू ब्रीडिंग या प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज ली, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी। नॉट कैपिटल टी स्मॉल टी, ये नहीं लिया, हाइब्रिड नहीं लिया।
छोटी छोटी बातें रफ कॉपी रखना, लिखते चलना। जेनेटिक्स में कॉपी जरूर रखना साथ में। ये छोटी छोटी बातें अगर ना समझ में लिख लेना, क्योंकि अगर तुमने सिर्फ जेनेटिक्स और बायोटेक ही अच्छा कर लिया तो नीट में अगर सिलेक्शन ना हो तो घबराना नहीं, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। भी बहुत से लड़के फॉरेंसिक साइंस कर रहा है, लड़का बड़ा खुश है, फॉरेंसिक साइंस में गया है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हो, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट और ड्रग डिजाइनिंग करो, उसमें एमबीबीएस से ज्यादा सैलरी है, ज्यादा कमा सकते हो प्राइवेट। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जरूर जाओ, वो सब दो ब्रांच जहां सेलेक्ट कर सकते हो। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में देखना इसका स्कोप लगातार बढ़ रहा है, इस पे स्टडी करना, जाके नेट पे डालना बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कहां कहां से कर सकते हैं, कैसे इसमें प्रवेश मिलेगा। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जबरदस्त है, इस पर ध्यान नहीं जाता लोगों का। आजकल यही है, फैशन डिजाइनिंग नहीं है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग में पैसा मिलता है, ड्रग डिजाइनिंग में पैसा मिलता है, इंस्ट्रूमेंट डिजाइनिंग में। ये वेंटिलेटर किसी ने डिजाइन ही तो किया होगा, और सेफ भी है लाइफ, कोई रिस्क नहीं। तो 6 कारण बताओ मेंडल की सफलता के, देखिए याद हुए कितने हुए। मेंडल ने बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टैट्स और मैथ्स का इस्तेमाल किया, जबरदस्त। इसका जो सैंपलिंग साइज था वो काफी बड़ा था। एक मटर के पौधे में बहुत सारे बच्चे ऑफ स्प्रिंग यानी बहुत सारे बीज थे। बड़े सैंपलिंग साइज होने से डेटा की क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है। इसने जो भी क्रॉस कराया उसका रिकॉर्ड रखा, कोई भी उसने मतलब क्रॉस को फेंका नहीं। मेंडल ने जो भी चीजें बताई वो इनहेरिटेंस के जनरल रूल्स बन गए, वो सारे पौधों पे लागू हो रहे थे। ये कोई अनसब्सटेंशिएटेड आइडियाज नहीं थे, ऐसे आइडिया जिनको साबित नहीं किया जा सकता है, ऐसी नहीं थी मेंडल की जेनेटिक्स। डार्विन का था, डार्विन का जो थ्योरी थी जेनेटिक्स को लेकर के, वो एक अनसब्सटेंशिएटेड आइडिया था, ऐसा आइडिया जिसको वो साबित नहीं कर पाया। वो कह रहा है बॉडी में पैनजीन्स हैं, पैनजीन्स ब्लड सर्कुलेशन से सीमेन में आ गए और सीमेन से लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले गए। ढूंढते रहो, पैनजीन्स मिली नहीं रहे ब्लड के अंदर। तो अनसब्सटेंशिएटेड आइडिया, कैसा आइडिया था ये? अनसब्सटेंशिएटेड आइडिया। मेंडल ने मटर के उन्हीं कैरेक्टर्स को स्टडी किया जिनमें 2 ट्रेट्स हुआ करते थे। जैसे स्टेम हाइट के 2 ट्रेट क्या हैं? टॉलर, ड्वार्फ। सीड कलर के 2 ट्रेट क्या हैं? येलो और ग्रीन। सीड शेप के 2 ट्रेट क्या हैं? राउंड और रिंकल्ड। मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराया, मटर के पौधों में क्रॉस पॉलिनेशन कराया इमैस्कुलेशन के द्वारा। मटर का पौधा तो बाइसेक्सुअल होता है, एक पौधे से एंथर को काट दिया, एक पौधे के जितने फूल थे फ्लावर, सबके फ्लावर से एंथर को काट दिया, इमैस्कुलेशन, तो वो बन गया फीमेल पौधा। मेल एक पौधे से पॉलन लेकर के आया, वो बन गया मेल। तो मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया। और शुरुआत में कौन सी वैरायटी यूज की? प्योर ब्रीडिंग या हाइब्रिड? ट्रू ब्रीडिंग या प्योर ब्रीडिंग वैरायटी यूज की। ट्रू ब्रीडिंग या वैराइटीज आर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। ट्रू ब्रीडिंग वैराइटीज होमोजाइगस होती हैं और अपने जैसे बच्चे पैदा करती हैं। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी होमोजाइगस होती हैं और अपने जैसे बच्चे पैदा करती हैं। होमोजाइगस का मतलब दोनों एक जैसे, ये होमोजाइगस। ये भी होमोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है, जिसे हाइब्रिड भी कहते हैं। जब दोनों अलग अलग हो तो इसे क्या बोलते हैं? हेटेरोजाइगस या हाइब्रिड। तो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज कैसे बनाओगे? ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी आपस में क्रॉस करके बना दो, एक जैसे पौधों में क्रॉस करके तुम इस तरह से एक ही जैसे पौधे पैदा कर सकते हो। तो कह रहा है ट्रू ब्रीडिंग वैराइटीज आर होमोजाइगस। ट्रू ब्रीडिंग वैराइटीज ये होती हैं होमोजाइगस वाली, एंड प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, और ये अपने जैसे बच्चे पैदा करती हैं। अरे भैया ये माँ बाप हैं, अपने जैसे बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये माँ बाप हैं, अपने जैसे बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो ये ट्रू ब्रीडिंग है। सब क्या है? ये ट्रू ब्रीडिंग है। ये है ट्रू ब्रीडिंग फॉर टॉलनेस, ये है ट्रू ब्रीडिंग फॉर ड्वार्फनेस। क्लियर? ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज आर प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फिंग। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज बनाना चाहते हो तुम तो लगातार सेल्फ पॉलिनेशन कराओ या सेल्फिंग कराओ। लगातार सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे तो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज पैदा हो जाती हैं। सेल्फ पॉलिनेशन से ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी पैदा की जा सकती है। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट पी वैरायटीज। मेंडल ने मटर की 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज सेलेक्ट की। ही टुक 7 कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट, और मटर के 7 कैरेक्टर्स लिए।
कैरेक्टर 7 लिए और ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज कितने ली? ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज 14 ली। कितनी ली? 14। ये आ चुके सवाल। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज ऑफ पी प्लांट, ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज। ऐसा जैसे ये क्या हो गया, जैसे एक वैरायटी हो कैपिटल टी, एक वैरायटी हो गई ट्रू ब्रीडिंग फॉर टॉलनेस, एक वैरायटी हो गई। दूसरा एक वैरायटी इसने लिखा ट्रू ब्रीडिंग फॉर ड्वार्फनेस, हो गए ट्रू ब्रीडिंग फॉर ड्वार्फनेस। फिर ले लिया कैपिटल वाई ट्रू ब्रीडिंग फॉर येलो सीड, ट्रू ब्रीडिंग फॉर येलो सीड। स्मॉल वाई ट्रू ब्रीडिंग फॉर ग्रीन सीड, ट्रू ब्रीडिंग फॉर ग्रीन सीड। तो मेंडल ने अगर कुछ ना अगर समझ पा रहे तो याद कर लेना, क्योंकि इतना समय तो है नहीं कि हम दे पाएंगे तुम्हें, और समय भाग रहा तेजी। मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज यूज की थी, पूछा जाता है, और मटर के 7 कैरेक्टर लिए थे। अरे 7 है तो उसका डबल है वैरायटीज, 7 कैरेक्टर लिए और 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज। ही टुक दोज कैरेक्टर विच वर नॉट लिंक्ड, मेंडल ने उन कैरेक्टर्स को स्टडी किया जिनके जीन्स करीब करीब नहीं थे, यानी जिनमें लिंकेज नहीं थी। अगर लिंकेज होती तो उसको अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। मेंडल ने उन कैरेक्टर्स को ही स्टडी किया जिनके जीन से दूर दूर थे, उन कैरेक्टर्स को स्टडी नहीं किया जिनके जीन एक ही क्रोमोसोम पर करीब करीब थे, यानी उनमें लिंकेज थी। अगर मेंडल ने उन कैरेक्टर को स्टडी किया होता तो उसको जो अपेक्षित परिणाम है वो नहीं मिल पाते। जैसे इसने कभी भी क्रॉस नहीं कराया स्टेम हाइट और सीड शेप, स्टेम हाइट और सीड शेप में कभी भी क्रॉस नहीं कराया, क्योंकि स्टेम हाइट का और सीड शेप का जो जीन है वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर होता है और करीब करीब होता है, उनमें लिंकेज होती है। लिंकेज चूंकि आगे पढ़ाना है तो इसलिए अभी याद कर लो। तो मेंडल की सफलता के 7 कारण, ये वाला एनसीईआरटी में नहीं है, हमने लिखा, बाकी 6 हैं। मेंडल की सफलता के 7 कारण, पहला कारण, इसने बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टैट्स और मैथ्स का इस्तेमाल किया। इसका सैंपलिंग साइज काफी बड़ा था, बड़े डेटा की क्रेडिबिलिटी अधिक होती है। इसने कोई भी क्रॉस कराया उसका रिकॉर्ड रखा। मेंडल के जो आनुवंशिकता, मेंडल ने जो भी अपने रिजल्ट्स दिए वो जनरल रूल्स बन गए इनहेरिटेंस के, वो कोई अनसब्सटेंशिएटेड आइडियाज नहीं थे। मेंडल ने मटर के पौधे के उन्हीं कैरेक्टर को स्टडी किया जिनके 2 ट्रेड्स होते थे। जैसे स्टेम हाइट के 2 ट्रेड क्या हैं? टॉल और ड्वार्फ। मेंडल ने क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट किए और शुरुआत में यूज की थी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज, हाइब्रिड यूज नहीं किए थे। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज कैसे पैदा की जाती हैं? ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फिंग से पैदा की जाती है। मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज यूज की थी और 7 कैरेक्टर मटर के पौधे के लिए थे। 7 कैरेक्टर्स, 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज। इधर देखो, कैपिटल टी क्या है? ट्रू ब्रीडिंग फॉर टॉलनेस। स्मॉल टी क्या है? ट्रू ब्रीडिंग फॉर ड्वार्फनेस। कैपिटल टी स्मॉल टी नॉट ट्रू ब्रीडिंग, ये ट्रू ब्रीडिंग नहीं है, ये हाइब्रिड है। सीख लो ना, सिखाए खाए क्वेश्चन नहीं। चलो 7 कैरेक्टर मैं मेंडल के देखते हैं। मेंडल के 7 कैरेक्टर देखो, ये स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर, ये है 7 कैरेक्टर। और इसने हर एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट होते हैं, हर एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट होते हैं। स्टेम हाइट के 2 ट्रेट थे, टॉल और ड्वार्फ। एक ट्रेट को बोलते हैं हम लोग डोमिनेंट, प्रभावी, और दूसरे को हम लोग कहते हैं रिसेसिव, अप्रभावी। 2 ट्रेट में एक डोमिनेंट था टॉल और रिसेसिव था। इसमें डोमिनेंट कौन सा है? प्रभावी लक्षण टॉल, और रिसेसिव है ड्वार्फ। ड्वार्फ है रिसेसिव। फ्लावर कलर में वायलेट डोमिनेंट है और व्हाइट रिसेसिव है। ये प्रभावी या अप्रभावी? फ्लावर पोजीशन में एक्सियल ये होता है, पत्ती के कक्ष में फ्लावर निकला है, ये एक्सियल है, ये डोमिनेंट है, और जो टर्मिनल है ऊपर एक टिप पे फ्लावर निकला है, ये रिसेसिव है। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल डोमिनेंट है और टर्मिनल रिसेसिव है। मटर की फली जो फूली हुई है, इन्फ्लेटेड, कुछ मटर की फली हुई होती है ना, ऐसी एकदम फूली हुई होती है, और कुछ पिचकी होती हैं,
कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉड कहते हैं मटर की फली, इन्फ्लेटेड यानी फूली हुई, और कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी पिचकी हुई। इन्फ्लेटेड डोमिनेंट है और कॉन्स्ट्रिक्टेड रिसेसिव है। पॉड कलर, मटर की फली का कलर ग्रीन डोमिनेंट है, ध्यान रखना, हरे रंग की मटर की फली डोमिनेंट है और येलो रिसेसिव है। सीड शेप, बीज का आकार गोल यानी राउंड डोमिनेंट है और रिंकल्ड यानी झुर्रीदार, झुर्रीदार रिसेसिव है। सीड कलर येलो, बीज का कलर पीला येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है। तो याद करो, स्टेम हाइट में टॉल डोमिनेंट है, ड्वार्फ रिसेसिव है। फ्लावर कलर में वायलेट डोमिनेंट है और वाइट रिसेसिव है। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल डोमिनेंट और टर्मिनल रिसेसिव है। पॉड शेप में मटर की फली का आकार इन्फ्लेटेड डोमिनेंट है, कॉन्स्ट्रिक्टेड रिसेसिव है। पॉड कलर, मटर की फली का कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन डोमिनेंट है, जबकि सीड का कलर ग्रीन रिसेसिव है। मटर की फली का हरा रंग डोमिनेंट है और सीड का कलर हरा रिसेसिव है, उल्टा है। पॉड कलर ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है। सीड शेप राउंड डोमिनेंट है, रिंकल्ड रिसेसिव है। सीड कलर येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है। तो ग्रीन पॉड डोमिनेंट है और ग्रीन सीड रिसेसिव है, यह ध्यान रखना। तो 7 इसने कैरेक्टर लिए, तो हर एक कैरेक्टर के कितने ट्रेट है? 2। इनको कंट्रास्टिंग ट्रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि आसानी से नजर आते हैं, आसानी से पहचान में आ रहे हैं, कंट्रास्टिंग है। अरे लंबा पौधा, बौना पौधा सामने रखा है, पहचान लोगे, कंट्रास्टिंग है। पीला बीज और हरा बीज पहचान लोगे, कंट्रास्टिंग है, आसानी से पहचान लोगे। गोल बीज, झुर्रीदार बीज आसानी से पहचान लोगे, कंट्रास्टिंग। तो वो कैरेक्टर जिन्हों हम आसानी से देख पा रहे हैं उन्हें कंट्रास्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रास्टिंग कहते हैं। तो याद करते हुए चलना, ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन की इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इसमें आप पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में आप पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखो, मेंडल क्रॉस्ड टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। मेंडल ने एक जीन की इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए एक टॉल पौधे का क्रॉस कराया मटर के ड्वार्फ पौधे के साथ। ही कलेक्टेड द सीड प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस। क्रॉस के बाद जो बीज बने, तो ही कलेक्टेड द सीड प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस। इस क्रॉस के बाद जो बीज है उसको कलेक्ट कर लिया एंड ग्रू देम टू जनरेट प्लांट्स ऑफ द F1 फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, और उन बीज को बो करके पहली पीढ़ी के पौधे बनाए। दिस जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द फीलियल वन प्रोजेनी और द F1 प्रोजेनी। तो मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया? इसने एक मटर के टॉल पौधे का क्रॉस मटर के ड्वार्फ पौधे के साथ कराया। टॉल पौधा क्या हुआ? शुरू में इसने कौन सी वैरायटी यूज की थी? कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसका क्रॉस किससे कराया? कैपिटल स्मॉल टी से कराया। इनको क्रॉस कराने के बाद क्या किया? ही कलेक्टेड द सीड्स प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस। इस क्रॉस के बाद जो पौधा पैदा हुआ उससे बीज ले लिया। ये क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद इसने बीज को कलेक्ट किया और उन बीजों को ग्रो करके पहली पीढ़ी के पौधे तैयार किए टू जनरेट प्लांट्स ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, सॉरी, इसको फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन भी कह सकते हो। अरे भैया कैपिटल टी का क्रॉस कराओगे स्मॉल टी के साथ, तो पहली जनरेशन में क्या पैदा होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी पैदा होगा। ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? ये तो हाइब्रिड है। तो ही कलेक्ट, मेंडल क्रॉस्ड टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स, मेंडल क्रॉस टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट्स टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इसने टॉल और ड्वार्फ पौधे का क्रॉस कराया
एक जीन की स्टडी के लिए। एक जीन की स्टडी को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब इन पौधों में क्रॉस कराया और क्रॉस कराने के बाद जो बीज पैदा हुए और उस बीजों को जब बोया तो कैसे पौधे पैदा हुए? उन बीजों से हाइब्रिड पौधे पैदा हुए। इसको कहते हैं फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। इसको फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन के अलावा फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी कहते हैं या F1 प्रोजेनी भी कहते हैं। इसको F1 प्रोजेनी कहते हैं या फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी कहते हैं। इसको फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी कहते हैं, F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी कहते हैं। He found that the F1 always resembled either one of the parent. इसने क्या देखा कि F1 कैसा था? इसका जीनोटाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी। फिनोटाइप क्या है? ये टॉल पौधा था। F1 पौधा टॉल था। ये कौन से वाले पेरेंट से मैच कर रहा है? एक से या दो से? एक से मैच कर रहा है क्योंकि ये टॉल है और ये ड्वार्फ है, इसी में क्रॉस कराया इसने। तो ही फाउंड दैट F1 ऑलवेज रिजेंबल्ड आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स। इसने पाया कि जो F1 पौधा है इन दोनों में से एक से मैच कर रहा है। इनको कहते हैं पेरेंट्स। दोनों में से एक पेरेंट से मैच कर रहा है। तो F1 का पौधा कौन से पेरेंट से मैच कर रहा है? एक से या दो से? एक से मैच कर रहा था। He found that the F1 always resembled either one of the parent. एक्सप्रेशन ऑफ वन पेरेंटल कैरेक्टर, यानी इस पौधे में एक पेरेंट के लक्षण पैदा हुए, इस वाले के लक्षण पैदा नहीं हुए। एक्सप्रेशन ऑफ वन पेरेंटल कैरेक्टर, इस वाले पौधे में इस वाले पेरेंट के लक्षण पैदा हुए। ये टॉल था तो ये भी टॉल है। मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द F1 टॉल प्लांट एंड इन दी फीलियल टू सेकेंड जनरेशन में सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग वर ड्वार्फ। अब इधर देखो, ये तो F1 जनरेशन आ गई। F2 के रिजल्ट के लिए मेंडल ने क्या किया? देखो, F2 के रिजल्ट के लिए मेंडल ने F1 के पौधों में क्रॉस कराया। इन पौधों में आपस में क्रॉस करा दिया। F1 के पौधों में आपस में क्रॉस कराना सेल्फिंग कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं? सेल्फिंग कराया। तो सेल्फिंग कराने से इसको क्या मिला? इधर देखो, ये दो तरह के गैमीट बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये भी दो तरह के गैमीट बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब एक बॉक्स बना लेना ऐसे, इधर गैमीट रख देना। ये मान लो फीमेल गैमीट है, ये मेल गैमीट है, तो इधर रख दो फीमेल गैमीट, इधर रख दो मेल गैमीट। गैमीट के कॉम्बिनेशन से जीनोटाइप और फिनोटाइप बनेंगे। तो ये बन गया कैपिटल टी, इसका बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका। तो इसमें तुमने क्या देखा? ये जो चार पौधे पैदा हुए, ये तो टॉल था, ये भी टॉल था, ये भी टॉल था, लेकिन ये कैसा पैदा हो गया? ये ड्वार्फ। तो क्या रहा है? देखो, मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट। मेंडल ने टॉल F1 प्लांट में आपस में क्रॉस करा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। एंड फाउंड इन दी फीलियल टू, F2 जनरेशन में इसने क्या पाया? ये F2 है। सेकेंड फीलियल जनरेशन में इसने क्या देखा? सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग वर ड्वार्फ। इनमें से चार में से एक पौधा ड्वार्फ है, यानी कुछ ऑफस्प्रिंग कैसे हैं? ड्वार्फ है। कुछ बच्चे ड्वार्फ पैदा हो रहे हैं। कितने ड्वार्फ पैदा हो रहे हैं जरा देखो। द प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट दैट वर ड्वार्फर, कितने ड्वार्फ पौधे पैदा हो रहे हैं? 1/4 of the F2 plants, while 3/4 of the F2 plants were tall. तीन में से चार में से तीन तो टॉल हैं, ये वाले 1 2 3, और चार में से एक कैसा है? ड्वार्फ है। चार में से एक का मतलब हो गया 25% ड्वार्फ, चार में से तीन हो गया टॉल, मतलब 75%। The tall and dwarf traits were identical to the parental type and did not show any blending. ये जो टॉल और ड्वार्फ पौधे थे वो उतना ही टॉल थे जितने इनके पेरेंट थे, या ये उतना ही ड्वार्फ थे जितना उनके पेरेंट थे। ये टॉल पौधा मान लो 10 फीट का था, 8 फीट का था मान लो,
तो इधर वाले भी जितने टॉल पौधे थे वो सब कितने थे? 8 ही फीट के थे। और ये ड्वार्फ पौधा मान लो 4 फीट का था, तो यहां पर भी जो ड्वार्फ पौधा मिला वो कितने फीट का था? 4 ही फीट का था। बीज का साइज नहीं था, यानी कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में ब्लेंडिंग नहीं कर रहे हैं, मिक्सिंग नहीं हो रही है। द टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट्स वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप। जो टॉल और ड्वार्फ पौधे थे वो बिल्कुल पेरेंट जैसे थे, उतना ही टॉल थे जितना पेरेंट था, या उतने ही ड्वार्फ थे जितना पेरेंट था। बीज का साइज नहीं था, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी में आपस में कोई ब्लेंडिंग, मिक्सिंग नहीं हो रही है। द टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट्स वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। टॉल और ड्वार्फ प्लांट बिल्कुल पेरेंट जैसे ही थे, उतना ही टॉल और उतना ही ड्वार्फ थे। एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, यानी बीच में कोई लंबाई नहीं थी, कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही कैपिटल टी और स्मॉल टी। पता लगा इसकी हाइट हो गई 6 फीट, कैपिटल टी 8 फीट, कैपिटल टी स्मॉल टी 6 फीट हो गया। ऐसा नहीं हो रहा। दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग वर आइदर टॉल और ड्वार्फ, या तो टॉल थे या ड्वार्फ थे। एंड नन ऑफ इन बिटवीन हाइट, बीच के साइज का कोई नहीं था। ये भी 8 फीट टॉल थे अपने पेरेंट की तरह 8 फीट, ये भी 4 फीट का ड्वार्फ था अपने पेरेंट की तरह 4 फीट का। बीच का कोई साइज नहीं था, 6 फीट वाला कोई नहीं था, यानी इनमें आपस में कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही है कैपिटल टी स्मॉल टी में। द कंट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। कंट्रास्टिंग ट्रेट्स में कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, ना ही F1 जनरेशन में और ना ही F2 जनरेशन में। कंट्रास्टिंग ट्रेट्स में कोई ब्लेंडिंग या मिक्सिंग नहीं होती। चलो इतना देखें फिर से। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में क्या सीखा? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब वन जीन, वन जीन, ये तुम याद कर लेना। वन जीन वन कैरेक्टर टू ट्रेट, वन जीन वन कैरेक्टर टू ट्रेट्स। मान लो वन कैरेक्टर है स्टेम हाइट। स्टेम हाइट का एक जीन होता है, स्टेम हाइट का एक जीन है, और 2 ट्रेट क्या है? टॉल एंड ड्वार्फ। ये मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड का मतलब वन जीन वन कैरेक्टर टू ट्रेट्स। मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने क्रॉस कराई एक टॉल और ड्वार्फ प्लांट का, और एक जीन की इनहेरिटेंस को स्टडी किया। F1 जनरेशन में जो इसने बीज कलेक्ट किए, जब इनको बोया तो सारे पौधे हाइब्रिड थे। सारे पौधे क्या थे? हाइब्रिड थे। F1 जनरेशन के सारे पौधे हाइब्रिड थे। F1 जनरेशन को फर्स्ट फीलियल जनरेशन या फीलियल 1 भी लिखते हैं। लेकिन इसने क्या पाया कि F1 पौधा जो है एक पेरेंट से मैच कर रहा है। ये वाला पौधा टॉल है और एक पेरेंट भी कैसा है? टॉल है, यानी केवल एक ही पेरेंट के लक्षण F1 में दिखाई पड़ रहे हैं। 2 पेरेंट्स में से केवल एक पेरेंट के कैरेक्टर इस पौधे में नजर आ रहे हैं, ड्वार्फ नहीं दिख रहा। मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन किया, F2 के रिजल्ट के लिए F1 पौधों में क्रॉस करा दिया। F1 के पौधों में क्रॉस कराना सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फिंग कहलाता है। और इसने F2 के रिजल्ट प्राप्त किए। F2 में क्या देख करके ये चौंका? इसने कहा, देखा कि टॉल पौधों के साथ साथ कुछ ड्वार्फ पौधे भी नजर आ रहे हैं। सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग वर ड्वार्फ, कुछ पौधे ड्वार्फ भी दिख रहे हैं। और इसने देखा कि कितने पौधे ड्वार्फ हैं? 4 में से 1 पौधा ड्वार्फ है और 4 में से 3 पौधे कैसे हैं? टॉल नजर आ रहे हैं। और ये टॉल पौधे उतना ही टॉल है जितना पेरेंट है, ये ड्वार्फ पौधे उतना ही ड्वार्फ है, उतने ही बौने हैं जितना कि पेरेंट है। कोई भी पौधा बीज के साइज का नहीं है। तो दोनों ट्रेड एक्सप्रेस F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट आया? 3 टॉल आ गए और 1 ड्वार्फ। इसको 2 तरीके से लिख सकते हो, 3 तरीके से लिख सकते हो। 3/4 is to 1/4, या एक और तरीका है 75% is to 25%। ये तीनों याद कर लेना, ये तीनों तरीके लिखने के।
मोनोहाइब्रिड का रेशियो याद कर लेना। लिखने के तरीके और भी हैं। Mendel proposed that something was being passed down unchanged from parent to the offspring through the gametes over successive generation. मेंडल ने क्या प्रपोज किया? मेंडल ने देखा कि कोई चीज ऐसी है जो बिना बदले हुए मां बाप से बच्चों में जा रही है गैमीट के जरिए। ये हर पीढ़ी में नजर आ रहा है उसको। मेंडल ने क्या प्रपोज किया, क्या प्रतिपादित किया कि समथिंग वॉज बीइंग पास डाउन अनचेंज फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। कोई चीज ऐसी है जो मां बाप से बच्चों में जा रही है बिना बदले हुए, गैमीट के जरिए, थ्रू द गैमीट्स। ऐसा कई जनरेशन में होता है, ऐसा जितनी भी जनरेशन है सब में ऐसा देखने को मिल रहा है। जो चीज मां बाप से बच्चों में जा रही उसको इसने फैक्टर बोला। क्या बोला? फैक्टर बोला। और ये फैक्टर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जोड़े में पाए जाते हैं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में ये जो फैक्टर्स हैं ये जोड़े में पाए जाते हैं। फोटो तो नहीं लेना, हटा रहा है। मेंडल ने क्या देखा? मेंडल ने ये देखा कि कोई चीज ऐसी है जो मां बाप से बच्चों में जा रही है गैमीट के जरिए बिना बदले हुए, और ऐसा कई जनरेशन तक के हो रहा है आगे सब। जो चीज मां बाप से बच्चों में जा रही इसको उसने क्या नाम दिया? इसको फैक्टर्स कहा। तो कैसे जा रही, देखो इधर मेंडल ने कैसे क्या किया था। मेंडल ने शुरू में ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज ली, इनमें क्रॉस कराया, कैसे पौधे पैदा किए। F1 के सारे पौधे कैसे थे? हाइब्रिड थे। जब F1 के पौधों में क्रॉस कराया जिसे हम सेल्फिंग कहते हैं, तो इसको क्या मिले? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। एक पौधा ये मिला, दो पौधे ये मिले, एक पौधा ये मिला। बॉक्स में तुमने बनाया था। तो यहां क्या देख रहा है मेंडल? मेंडल ने प्रपोज किया कि कोई चीज ऐसी है जो मां बाप से पेरेंट से बच्चों में आ रही है ऑफस्प्रिंग में बिना बदले हुए गैमीट के जरिए। बिना बदले हुए गैमीट के जरिए मां बाप से बच्चों में क्या जा रहा है? कैपिटल टी और स्मॉल टी, यही तो जा रहा है। कैपिटल टी स्मॉल टी मां बाप से बच्चों में जा रहा है गैमीट के जरिए। इस कैपिटल टी स्मॉल टी को मेंडल ने क्या कहा? इनको फैक्टर कहा। एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में ये जो फैक्टर्स है वो जोड़ों में पाए जाते हैं। जैसे मटर का पौधे में कैपिटल टी किसमें है? जोड़े में। एक दूसरा मटर का पौधा है स्मॉल टी, इसमें भी क्या है? जोड़े में है। एक तीसरा मटर का पौधा, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी जोड़े में है। तो यूनिट फैक्टर्स या फैक्टर जोड़े में पाए जाते हैं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में फैक्टर्स जोड़े में होते हैं। आजकल इन फैक्टर को हम जीन्स या एलील्स कहते हैं। नाउ वी कॉल देम एज जीन्स और यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। आजकल इन फैक्टर को हम लोग जीन्स या यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस या एलील्स भी कहते हैं, तो मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वाज बीइंग पास्ड डाउन अनचेंज्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मेंडल ने प्रतिपादित किया, प्रपोज किया कि कोई चीज ऐसी है जो मां बाप से बिना बदले हुए बच्चों में जा रही है गैमीट के जरिए। ये कैपिटल टी स्मॉल टी। इन कैपिटल टी स्मॉल टी को इसने क्या कहा? फैक्टर्स कहा। और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में कितने यूनिट फैक्टर होते हैं? कितने फैक्टर्स होते हैं? जोड़े में होते हैं। एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में यूनिट फैक्टर या फैक्टर कैसे होते हैं? जोड़े में। ये भी जोड़े में है, ये भी जोड़े में, ये तीन अलग अलग पौधे हैं जोड़े में। आजकल इन यूनिट फैक्टर को हम लोग जीन्स या एलील्स या यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। जीन्स और एलील्स और यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस के आजकल इन फैक्टर को जीन्स, एलील्स या यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। जीन्स, एलील्स या यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस के। घबराना नहीं, अभी मैच्योर होगा चैप्टर। अभी कुछ बातें हो सकता ना समझ में आए, लेकिन रिपीट होगी सब।
जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड आर नोन एज एलील्स। वो जीन्स जो एक जोड़ा कंट्रास्टिंग ट्रेड को कोड करते हैं उन्हें एलील कहते हैं। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ऑफ ए सेम जीन। ये कि एक जीन के दो रूप है जिनमें थोड़ा सा अंतर है। एलील एक ही जीन के दो रूप होते हैं जिनमें थोड़ा अंतर है। अब इधर देखो, बिल्कुल क्लियर होगा। इधर देखो, वन जीन, एक जीन के कितने एलील्स होते हैं? दो एलील्स होते हैं। ये दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं या दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ये दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ये एक जीन के दो एलील्स हैं, इनमें बस मामूली सा अंतर है। दोनों एक ही कैरेक्टर को बता रहे हैं। ये टॉल को बता रहा है, ये ड्वार्फ को बता रहा है, ये मामूली सा अंतर है, लेकिन दोनों एक ही कैरेक्टर को बता रहे हैं, स्टेम हाइट को। किसको? स्टेम हाइट को। तो जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड, ऐसे जीन जो एक जोड़ा कंट्रास्टिंग ट्रेड को कोड करते हैं उनको हम एलील कहते हैं। यानी एक जीन के दो एलील्स होते हैं। दो एलील्स का मतलब दो कंट्रास्टिंग ट्रेड हो गए। कैपिटल टी हो गया टॉल, स्मॉल टी हो गया ड्वार्फ हो गया। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। ये एक ही जीन के दो रूप हैं, दो रूप। तो एलील्स को आप जीन भी कह सकते हो। ये एक ही जीन के दो रूप है, मामूली सा अंतर है, दोनों एक ही कैरेक्टर के हैं। ये दोनों एलील्स एक ही कैरेक्टर के स्टेम हाइट के हैं। मामूली अंतर क्या है? एक टॉल को बता रहा है और एक ड्वार्फ को बता रहे हैं, मामूली अंतर है। तो इनको कहते हैं दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। ये एक ही जीन के दो रूप हैं, एक ही जीन के दो रूप हैं और इनमें मामूली अंतर है बस। इन्हें एलील्स कहते हैं, या दूसरी भाषा में अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। एक जीन के स्वरूप हैं, एक जीन के दो स्वरूप है ये। तो एलील को आप जीन भी कह सकते हो। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में एक जीन के दो एलील्स होते हैं जो एक जोड़ी कंट्रास्टिंग ट्रेड को कोड करते हैं। इसमें भी ये टॉल को कर रहा है, ये टॉल 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 एक जोड़ा हो गया। ये टॉल को कर रहा है, ये ड्वार्फ टॉल और ड्वार्फ एक जोड़ा हो गया, एक जोड़ा कंट्रास्टिंग ट्रेड हो गया। तो एक जीन के दो एलील जो एक जोड़ी कंट्रास्टिंग ट्रेड को कोड करते हैं। एक जीन के दो एलील होते हैं, ये एक ही जीन के दो एलील हैं, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। एक ही जीन के दो रूप है, इनमें मामूली अंतर है। एक ही कैरेक्टर के लिए है, बस मामूली एक ही कैरेक्टर क्या हो गया? स्टेम हाइट। स्टेम हाइट के दो रूप है ये, कैपिटल टी स्मॉल टी। मामूली अंतर क्या है? एक टॉल को बता रहा और एक ड्वार्फ को बता रहा। या इनको हम कहते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। एक जीन के दो स्वरूप, अल्टरनेटिव फॉर्म्स। एक जीन को हम कैपिटल टी में भी लिख रहे हैं और उसी को ही स्मॉल टी में भी लिख रहे हैं। ये एक जीन के दो स्वरूप। तो एक जीन के दो एलील्स मतलब उस जीन के दो स्वरूप है, दो तरीके से वो एग्जिस्ट कर रहा है, उन्हें हम एलील्स कहते हैं। टी इज यूज्ड फॉर टॉल ट्रेड एंड स्मॉल टी फॉर ड्वार्फ। कैपिटल टी हम लोग यूज करते हैं टॉल के लिए, स्मॉल टी यूज करते हैं ड्वार्फ के लिए। कैपिटल टी यूज करते हैं टॉल के लिए और स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए यूज करते हैं। Hence in plant the pair of alleles for height would be। स्टेम हाइट के लिए एलील्स के जोड़े क्या क्या हो सकते हैं? तीन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर हमारे पास एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो ये दोनों मिलकर कितने जोड़े बना सकते हैं? ये दोनों मिलकर के तीन जोड़े बना सकते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अगर बताओ कैपिटल ए स्मॉल ए दो एलील्स हैं, कितने जोड़े बना सकते हैं? तीन ही जोड़े बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। तो कैपिटल टी टॉल के लिए है, स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए। Hence in plants the pair of alleles for height would be। स्टेम हाइट के लिए एलील्स के क्या क्या जोड़े हो सकते हैं? तीन जोड़े, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ये एलील के तीन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होमोजाइगस कहलाते हैं। दोनों एक जैसे हैं,
जब एक जीन के दोनों एलील्स एक जैसे होते हैं तो उन्हें होमोजाइगस कहते हैं। लेकिन यहां पर तो अलग अलग है, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, ये हेटेरोजाइगस है। क्या ये? इसको हेटेरोजाइगस या हाइब्रिड बोलते हैं। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ऑल कॉल दी जीनोटाइप। कैपिटल टी स्मॉल टी ये एलील के कॉम्बिनेशन है, इनको जीनोटाइप कहते हैं। जबकि टॉल और ड्वार्फ क्या है? टॉल और ड्वार्फ को फिनोटाइप कहते हैं। ये जीनोटाइप है, ये पौधा बाहर से कैसा दिखेगा? टॉल, तो टॉल हो गया फिनोटाइप। एलील के कॉम्बिनेशन को जीनोटाइप, और बाहर से पौधा जैसा नजर आ रहा है टॉल या ड्वार्फ, वो फिनोटाइप है। तुम्हें जो देख रहे हैं ये फिनोटाइप है। What would be the phenotype of a plant that had a genotype capital T small t? अगर किसी पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसका फिनोटाइप क्या होगा बताओ? है ना ना ना, what then would be the phenotype of a plant that had a genotype capital T small t? अगर किसी पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसका फिनोटाइप क्या होगा? ये टॉल क्यों होगा? क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है। कैपिटल टी कैसा है? प्रभावी है, डोमिनेंट है, इसलिए टॉल हो गया ये। तो चलो देख लो, मेंडल ने क्या देखा? मेंडल ने देखा कि मां बाप से बच्चों में कुछ जा रहा है गैमीट के जरिए। मां बाप से बच्चों में गैमीट के जरिए जो भी चीज जा रही है वो एलील्स है। वो एलील नहीं कहता था, वो फैक्टर बोलता था। क्या बोलता था? फैक्टर। आजकल इन फैक्टर को हम लोग जीन्स या एलील्स कहते हैं। एक जीन के दो एलील्स होते हैं, यानी दो स्वरूप होते हैं, और इनमें मामूली सा अंतर होता है। ये एक ही जीन के दो स्वरूप है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, जो एक ही कैरेक्टर के लिए होते हैं, स्टेम हाइट। जो एक ही कैरेक्टर के लिए है, स्टेम हाइट। तो एक जीन के दो एलील्स होते हैं और इनमें केवल मामूली सा अंतर है। ये दो एलील्स एक ही कैरेक्टर को बताते हैं, लेकिन हो सकता है एक टॉल को बता रहा है, एक ड्वार्फ को, लेकिन दोनों ही स्टेम हाइट को बता रहे हैं। अगर दोनों एक जैसे हो जाए तो क्या हो जाएगा? अगर दोनों एलील्स एक जैसे हो जाए तो क्या होगा? तब इसे होमोजाइगस कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोजाइगस। और अलग अलग हो जाए, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो ये बन जाएगा हेट्रोजाइगस। एलील के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? ये सब क्या है? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, इन सब को हम लोग कहते हैं जीनोटाइप। ये क्या है? ये जीनोटाइप है। ये पौधे टॉल होंगे और ये पौधा ड्वार्फ होगा। तो टॉल और ड्वार्फ क्या है? टॉल और ड्वार्फ फिनोटाइप। टॉल और ड्वार्फ फिनोटाइप। एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस यहां पे बना हुआ है, जो बता भी चुके हैं। एक टॉल पौधे का क्रॉस कराया ड्वार्फ पौधे, सामने दिख रहा है, पहचान ले रहे हो? ये टॉल है, ये ड्वार्फ। टॉल लंबा है, ये ड्वार्फ है। तो वो कैरेक्टर जो आसानी से नजर आते हैं उन्हें कंट्रास्टिंग कहते हैं। तो ये दो कंट्रास्टिंग ट्रेट है। स्टेम हाइट के दो कंट्रास्टिंग ट्रेट बताओ, टॉल और ड्वार्फ। ठीक। जब पहली F1 जनरेशन में क्या हुआ? एक टॉल पौधे में एक ड्वार्फ पौधे में क्रॉस कराया तो सारे पौधे टॉल आए। लेकिन ये सारे पौधे टॉल कौन से वाले टॉल होंगे? जरा देखो, जब एक टॉल और ड्वार्फ पौधे में क्रॉस कराया, टॉल और ड्वार्फ, इधर देखो, टॉल का मतलब कैपिटल टी, ड्वार्फ का मतलब स्मॉल टी। मेंडल ने शुरू में कौन से पौधे लिए थे? प्योर ब्रीडिंग। कैसे लिए थे? ट्रू ब्रीडिंग या प्योर ब्रीडिंग। कैपिटल टी ट्रू ब्रीडिंग फॉर टॉलनेस, स्मॉल टी ट्रू ब्रीडिंग फॉर ड्वार्फनेस। ये गैमीट बनाओ इसके, ये गैमीट हो गया कैपिटल टी, ये गैमीट हो गया कैपिटल टी, इसके गैमीट हो गए स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आया, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी बना, और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन के सारे पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन के सारे पौधे कैसे थे? इसके नीचे लिख लो। चलो बताओ, पहले पौधे का जीनोटाइप बताओ क्या है? इस टॉल का जीनोटाइप बताओ। कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी। ये वाले पौधे कैसे होंगे? कैपिटल टी।
F1 के पौधों में जब हम क्रॉस, ये F1 के पौधे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी F1 के पौधे हैं। जब F1 के पौधों में क्रॉस कराए तो हमको क्या देखने को मिला? सेकंड जनरेशन में हमको क्या देगा? F2 जनरेशन में। ये तो F1 जनरेशन में सारे पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले थे। जब F1 के पौधों में क्रॉस कराते हैं उसे सेल्फिंग कहते हैं। तो मेंडल ने दो अलग अलग तरह के पौधों में पहले क्रॉस कराया। F1 जनरेशन के जो पौधे आए उनमें आपस में सेल्फिंग करा दी। तो ये भी सवाल है, बहुत पुराना है। मेंडल ने पहले क्रॉस कराया अलग अलग तरह के पौधों में, फिर एक ही जैसे पौधों में क्रॉस कराया। एक ही जैसे पौधों में क्रॉस कराना सेल्फिंग है। क्या है ये? सेल्फिंग कहलाता है। तो पहले क्रॉस और फिर सेल्फिंग कराया। F1 जनरेशन में तो सारे पौधे ऐसे आए। जब F2 जनरेशन में के लिए इसने क्या किया? F2 जनरेशन के लिए F1 के पौधों में क्रॉस करा दिया। F2 जनरेशन के लिए F1 के पौधों में क्रॉस करा, इसे सेल्फिंग कहते हैं। तो तीन पौधे इसको टॉल मिले और एक पौधा ड्वार्फ मिले। इधर देखो, हाँ सेल्फिंग में, हाँ इसमें मेंडल अपने तरीके से कर रहा है, ये कोई क्रॉस नहीं, मेंडल स्वयं कर रहा है ये सब। मेंडल अपने मतलब का पॉलन ला करके टच कर रहा है। इन्हीं पौधों में क्रॉस होना, आसपास से कोई उड़ के ना आ जाए, वो नहीं होगी जीनोगेमी जैसे सोच रहे हो उड़ के आ जाए। ये कंट्रोल कंडीशन में सब। इधर देखो, F1 के सारे पौधे कैसे आए थे जरा बता दो। F1 के सारे पौधे कैसे आए? सारे पौधे टॉल है कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इन कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कराया, इधर देखो इसके गैमेट बनाओ पहले। ये दो तरह के गैमेट बनाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये भी पौधा दो तरह के गैमेट बनाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। मान लो ये फीमेल है और ये मेल है। बच्चे कैसे आएंगे पहला देखो, इधर देखो, कैपिटल टी इस गैमेट को इस गैमेट से मिलाओ, कैपिटल टी, ये बच्चा पैदा हुआ, ये जीनोटाइप हो गया कैपिटल टी मतलब टॉल। इसका कॉम्बिनेशन बनाओ, इन गैमेट्स का कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है, प्रभावी है, तो ये भी टॉल हो गया। इसका कॉम्बिनेशन बनाओ कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है तो ये भी टॉल हो गया। और इसका कॉम्बिनेशन, इन गैमेट्स का कॉम्बिनेशन बनाओ स्मॉल टी और ये ड्वार्फ हो गया। तो तीन पौधे तो टॉल हो गए और एक ड्वार्फ हो गया, तो ये हो गया फिनोटाइपिक रेशियो। क्या हो गया? फिनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइप देखो, एक पौधा है कैपिटल टी, दो पौधे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला, दो पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी और एक पौधा स्मॉल टी। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया? फिनोटाइपिक रेशियो आया 3:1, तीन टॉल और एक ड्वार्फ। और जीनोटाइपिक रेशियो आया कैपिटल टी एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी दो है और स्मॉल टी एक। ये याद रखना, जितना बड़ा सवाल क्यों ना ले आओ मेरे पास, सब इसी से ही हो जाता है, मोनोहाइब्रिड से ही हो जाएगा। इतना सा नीचे लिखा है, इसको देख लेते हैं बस यहां। As Mendel found the phenotype of F1 heterozygote, मेंडल ने क्या पाया? मेंडल ने ये देखा कि जो फिनोटाइप है F1 हेट्रोजाइगोट का, F1 में तो सारे पौधे ऐसे थे। अरे जब इसमें क्रॉस कराया मेंडल ने, तो F1 के सारे पौधे कैसे थे? कैपिटल टी स्मॉल टी थे। इसको हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगोट, हाइब्रिड सब कहते हैं। इसको हेट्रोजाइगस भी कहते हैं, हेट्रोजाइगोट भी कहते हैं, या हाइब्रिड भी कहते हैं। F2 के रिजल्ट के लिए क्या किया इसने? F1 के पौधों में क्रॉस करा दिया। F1 के पौधों में क्रॉस करा के क्या मिला? एक ये मिला, दो ये मिला, एक ये मिला, 1:2:1 मिला। तो क्या कह रहा है? As Mendel found the phenotype of the F1 heterozygote capital T small t to be exactly like the capital T parent in appearance. ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी था, ये बिल्कुल कैपिटल टी जैसा ही था, अपने पेरेंट जैसा। ये 8 फीट का था तो ये भी 8 ही फीट का था, उतना ही बराबर हाइट का था। तो F1 जनरेशन का जो पौधा है वो एक पेरेंट से मैच कर रहा है, बिल्कुल एक पेरेंट जैसा दिख रहा है।
तो एज मेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑफ द F1 हेट्रोजाइगोट, F1 हेट्रोजाइगोट का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, टू बी एग्जैक्टली लाइक द कैपिटल टी पेरेंट इन अपीयरेंस। ये कैपिटल टी स्मॉल टी अपने एक पेरेंट कैपिटल टी जैसा बिल्कुल है। ये 8 फीट का तो ये भी 8 ही फीट का था। ही प्रपोज दैट इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर, अगर किसी मटर के पौधे के पास एक डिसिमिलर फैक्टर है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, तो वन डोमिनेट्स ओवर द अदर, एक प्रभावी होता है इन दोनों में से। जैसे इन दोनों में कौन प्रभावी होगा, कैपिटल टी वाला स्मॉल टी वाला? कैपिटल टी वाला प्रभावी है, तभी तो ये इसके जैसा दिख रहा है। ये वाला प्रभावी है, तभी तो ये पौधा इसके जैसा दिख रहा है। तो एज मेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑफ द F1 हेट्रोजाइगोट, मेंडल ने क्या पाया कि F1 हेट्रोजाइगोट टू बी एग्जैक्टली लाइक द कैपिटल टी पेरेंट इन अपीयरेंस, ये बाहर से देखने पर उतना ही लंबा था जितना ये पेरेंट था कैपिटल टी। इसने क्या प्रतिपादित किया? ही प्रपोज दैट इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर, अगर किसी मटर के पौधे में एक जोड़ी डिसिमिलर फैक्टर है, डिसिमिलर का मतलब एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, वन डोमिनेट्स द अदर, इसमें से एक डोमिनेट करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं डोमिनेंट। इसी की वजह से फिनोटाइप आता है। दूसरा जो है वो दूसरा अपना फिनोटाइप प्रकट नहीं कर पाता, वो रिसेसिव कहलाता है। He proposed that in a pair of dissimilar factor, अगर किसी मटर के पौधे के पास दो अलग अलग फैक्टर है, वन डोमिनेट्स द अदर, इनमें से एक डोमिनेट करता है, एंड हेंस कॉल्ड द डोमिनेंट फैक्टर, इसको डोमिनेंट कहते हैं। while the other फैक्टर, दूसरा फैक्टर क्या कहलाता है? दूसरा फैक्टर रिसेसिव कहलाता है, जो एक्सप्रेस नहीं होता। कैपिटल टी फॉर टॉल इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी फॉर ड्वार्फ, इसमें कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव है। सिंस द कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट इज हेट्रोजाइगस, ये पौधा हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड है, फॉर जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, ये जीन्स एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, उस कैरेक्टर का नाम है स्टेम हाइट। कह रहा है कि कैपिटल टी स्मॉल टी जो प्लांट है वो हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड है, और ये एक कैरेक्टर के जीन्स उन जीन्स का है जो एक कैरेक्टर को बता रहे हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी जो हाइब्रिड है एक जीन के कैरेक्टर का, ये एक कैरेक्टर का हाइब्रिड है, तो इसे मोनो हाइब्रिड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अरे ये एक कैरेक्टर का हाइब्रिड है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मोनो हाइब्रिड। अगर ऐसा लिखा होता है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो एक हाइब्रिड ये हो गया, एक हाइब्रिड ये, क्या हो जाएगा? ये डाई हाइब्रिड हो जाएगा। इसमें दो हाइब्रिड है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड है, एक कैरेक्टर यानी स्टेम हाइट का, तो इसे मोनो हाइब्रिड कहते हैं। और इस क्रॉस को, और ये जो क्रॉस कराया इन पौधों में, ये पौधा इनके क्रॉस से ये जो पौधा तैयार किया है, इनके क्रॉस से ये जो पौधा तैयार किया, इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब एक जीन के दो एलील्स, एक जीन एक कैरेक्टर दो ट्रेट, मोनो हाइब्रिड। एक जीन एक कैरेक्टर दो ट्रेट। नहीं समझ में आया? देखो फिर से देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी जो हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड होता है, ये मालूम है, ये तो मालूम है। कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस भी हाइब्रिड है। कितने कैरेक्टर का हाइब्रिड है ये? एक कैरेक्टर है स्टेम हाइट, उसका हाइब्रिड है, तो हो गया मोनो हाइब्रिड। और ऐसे क्रॉस को करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये दो कैरेक्टर का हाइब्रिड है, आर हो गया सीड शेप, वाई हो गया सीड कलर। सीड शेप और सीड कलर यहां पे दो कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर का हाइब्रिड है, तो ये डाई हाइब्रिड है। एक कैरेक्टर का हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड, और ऐसा क्रॉस मोनो हाइब्रिड क्रॉस। कैपिटल टी, अब ये देखो, ये पौधा है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये गैमीट कैसे बनाएगा? 50% गैमीट में तो कैपिटल टी चला जाएगा, और 50% गैमीट में स्मॉल टी जाएगा। There is capital T small t plant produces 50% gametes with capital T and 50% gametes with small t.
कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो पौधा है इसके 50% गैमीट्स में इस कैपिटल टी जाएगा और 50% गैमीट्स में स्मॉल टी जाएगा. देयर इज ए 50% चांस ऑफ ए गैमीट कंटेनिंग आइदर एलील, यानी 50% चांस कैपिटल टी का है और 50% चांस स्मॉल टी का है. दोनों में से एक गैमीट का कितना चांस है? 50% चांस होता है. उस गैमीट में या तो कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा. 50% चांस इसका है और 50% चांस इसका है. जैसे लड़का और लड़की दो चीजें हैं. लड़का होने का चांस 50% है तो लड़की होने का चांस भी 50% है. कैपिटल टी क्या बनाएगा गैमीट, जरा बताओ. चलो ये बता दो, हो जाएगा. कैपिटल टी जितने भी गैमीट बनाएगा 100% गैमीट, सब में क्या होगा? कैपिटल टी. इसमें स्मॉल टी तो है ही नहीं. स्मॉल टी वाला पौधा कितने तरह के गैमीट बनाएगा? केवल एक ही तरह के गैमीट बनाएगा, स्मॉल टी वाले. 100% गैमीट्स में क्या होगा? स्मॉल टी होगा. कैपिटल टी प्लांट प्रोड्यूसेस 100% गैमीट विद एलील कैपिटल टी. कैपिटल टी वाला पौधा, इसके सारे गैमीट्स में कैपिटल टी होगा और स्मॉल टी वाले पौधे के सारे गैमीट्स में स्मॉल टी होगा. तो कैपिटल टी प्लांट प्रोड्यूसेस 100% गैमीट्स विद एलील कैपिटल टी. ये पौधे के 100% गैमीट्स में कैपिटल टी होगा. एंड स्मॉल टी प्लांट प्रोड्यूसेस 100% गैमीट्स विद स्मॉल टी. स्मॉल टी पौधा, उसके 100% गैमीट्स में क्या होगा? स्मॉल टी. चलो बताओ ये वाले के क्या होगा? ये अगर ये जीनोटाइप है, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप है तो गैमीट्स कैसे होंगे? 50% गैमीट्स में कैपिटल टी होगा और 50% गैमीट्स में स्मॉल टी होगा. मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या निकाला तुमने? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो तुमने निकाला, 3 टॉल आए हैं और 1 ड्वार्फ आया. ये फिनोटाइपिक रेशियो है. जीनोटाइपिक रेशियो क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का? कैपिटल टी 1 हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 हो गए, स्मॉल टी 1 हो गया. पूरा लेक्चर चाहे भूल जाना, लेकिन ये दो बातें ये जरूर याद रखना, बस सारा काम हो जाएगा तुम्हारा. ये जानना भूल गए तो सब भूल जाओ, बेकार हो जाएगा. मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है एक जीन के 2 एलील्स. एक जीन मतलब एक कैरेक्टर का मतलब 2 ट्रेट. कितने ट्रेट? 2 ट्रेट. एक जीन एक कैरेक्टर 2 ट्रेट. जैसे एक जीन है स्टेम हाइट के लिए, उसके 2 ट्रेट है टॉल और ड्वार्फ, 2 ट्रेट है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक जीन एक कैरेक्टर 2 एलील 2 ट्रेट और एक ट्रेट डोमिनेंट होता, दूसरा ट्रेट रिसेसिव होता. अभी तुमने क्या पढ़ा आज के लेक्चर में? क्या सीखा आज के लेक्चर में? कॉजेस ऑफ मेंडल सक्सेस याद कर लेना. मेंडल की सफलता के कारण एक तो ये याद कर लेना, मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज यूज की थी, 7 कैरेक्टर लिए थे और हर एक कैरेक्टर के कितने कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं? 2. कौन? एक डोमिनेंट होता और उसमें से एक रिसेसिव. याद कर लेना, ये सब याद करते हुए चलना. फिर हमने इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया. मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया. पेरेंट क्या होते हैं, F1 जनरेशन क्या है, F2 जनरेशन क्या है, ये सब बताया. मेंडल ऐसे क्रॉस कराता था, ये भी देख लो. मेंडल ने क्या किया कि एक पौधे को लिया, उसके सारे फूलों के एंथर काट दिए, इसको फीमेल बना लिया, फीमेल पेरेंट हो गया. और दूसरे पौधे से ये पॉलन ग्रेन लेकर के आया, इसको मेल बना देगा, जिससे पॉलन ग्रेन लाएगा वो मेल बन गया. अपनी मर्जी से करा रहा है ये हाइब्रिडाइजेशन, जीनोएनोगैमी नहीं हो रहा है, ये खुद कर रहा है. ये अपने डिजायर्ड पॉलन लेकर के आ रहा है, अपने मतलब का पॉलन. इसने एक बैगनी फूल वाले मटर के पौधे के सारे फूलों के एंथर को काट दिया. एंथर को काट देना इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन. एंथर मतलब मेल वाला पार्ट कट गया तो ये पौधा हो गया फीमेल पेरेंट. और जिस पौधे से इसने पॉलन ग्रेन लिया वो क्या हो गया? वो मेल पेरेंट हो गया, सफेद फूल वाला. F1 जनरेशन में सारे वायलेट आ गए, वायलेट क्योंकि डोमिनेंट होता है और व्हाइट रिसेसिव है.
तो F1 जनरेशन में एक ही कैरेक्टर आता है। अगर यहां टॉल होता, यहां ड्वार्फ होता, तो सारे पौधे टॉल होते। सारे पौधे क्या होते? यहां पर वायलेट और व्हाइट है, तो सारे पौधे वायलेट फ्लावर वाले हैं, क्योंकि वायलेट क्या है? वायलेट डोमिनेंट है। क्या है? कुछ भी भूल जाओ, सोना भूल जाओ, जागना भूल जाओ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या है फिनोटाइपिक? 3:1। इसको तीनों तरीके से लिखना मालूम होना चाहिए तुमको। 3:1 का मतलब 3/4 टॉल है और 1/4 3/4 टॉल 1/4 ड्वार्फ, या 75% टॉल और 25% ड्वार्फ। जीनोटाइपिक रेशियो कैपिटल टी 1 है। 1 का मतलब 1/4 भी होता है, और कैपिटल टी स्मॉल टी 2 होते हैं, 2/4, और स्मॉल टी 1 होता है, यानी 1/4। तो उसको इस तरीके से भी याद कर लेना, और कल मौका लगेगा तो कुछ सवाल भी देखेंगे।